नमस्कार दोस्तों, मैं आशुगीत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। फॉरेस्ट सीरीज की पिछली 2 वीडियो से हम फॉरेस्ट पॉलिसीज और फॉरेस्ट एक्ट्स की बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी। आज की वीडियो में हम इससे आगे को जानेंगे। इस वीडियो में उत्तराखंड से रिलेटेड भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे चिपको आंदोलन और 2001 की उत्तराखंड की वन नीति, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उन्नीस 1960 से 70 का दशक वो समय था जब यूपी स्टेट गवर्नमेंट का वन विभाग वनों की कटाई का काम ठेके पर ठेकेदारों को दे रहा था और वो लोग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्रों में अंधाधुंध और अवैध वनों की कटाई किया करते थे, क्योंकि यहाँ से उन्हें अच्छी क्वालिटी की कॉमर्शियल लकड़ी मिल जाती थी जिसे वो ठेकेदार महंगे दामों पर बेचा करते थे। इसी के विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने, इन्वायरमेंटलिस्ट्स ने आंदोलन करने शुरू किए। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने स्थानीय ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चमोली गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी। इसका उद्देश्य ये था कि वहाँ के स्थानीय लकड़ी से खेल के सामान, कृषि के औजार और आदि चीजें ऐसे बनाना जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के कारण गांव के लोग लकड़ी नहीं काट सकते थे जंगलों से। इसके लिए उन्हें पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती थी और फिर जितने पेड़ वो काटना चाहते थे उनका टैक्स देना होता था, जो कि काफी महंगा था। लेकिन यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन ठेकेदारों को सस्ते दामों पर पेड़ काटने देता था। इसी बात का गुस्सा था और इसी के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनके साथ लोक गायक घनश्याम रतूड़ी सैलानी भी थे, जिन्होंने उत्तराखंड के वन आंदोलनों पर कई लोकगीत भी बनाए। उन्हें चिपको आंदोलन का कवि भी कहा जाता है। फिर जुलाई 1970 में चमोली में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई और अलकनंदा नदी घाटी में कई गांवों में भारी तबाही मची। ये तबाही कम हो सकती थी, लेकिन अलकनंदा नदी घाटी में जो कुछ समय पहले पेड़ काटे गए थे, उसकी वजह से नदी का पानी आसानी से मिट्टी को काट कर ले गया। उन गांव की तबाही को देखकर आसपास गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए, या कह लीजिए चिंतित हो गए, और अब वो किसी भी हाल में पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते थे। फिर 1972 में गांव के लोगों को भी जागरूक करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट ने गांव-गांव जाकर महिला मंगल दल बनाए। इसी तरह चमोली के रैनी गांव में भी एक महिला मंगल दल बनाया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया गौरा देवी को। इस जागरूकता अभियान से ये आंदोलन और तेज हुआ और विरोध बढ़े, लेकिन इसके बाद भी जब यूपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, तब अप्रैल 1973 में दशोली ग्राम स्वराज मंडल और महिला मंगल दलों की एक मीटिंग बैठी। इसमें यह डिसाइड हुआ कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, हमें ही अपने पेड़ों को बचाना होगा, और पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने का प्लान बनाया गया और इस तरह चिपको आंदोलन की नींव रखी गई। अगले साल जनवरी में, यानी 1974 की जनवरी में, पहले वन विभाग ने रैनी गांव के 2451 पेड़ों पर निशान लगा दिया जिन्हें काटा जाना था। इसका सबने काफी विरोध किया, लेकिन वन विभाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 25 मार्च 1974 को वन विभाग ने इन पेड़ों की बोली लगवाई और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को ये पेड़ काटने के लिए बेच दिए। इस बोली का गांव वालों को पता नहीं था, वो अपना और दिनों की तरह आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन यानी 26 मार्च को बड़ी चालाकी से गोपेश्वर के जिला मुख्यालय में सभी गांव के पुरुषों को बुला लिया गया और 26 मार्च 1974 को जब गांव में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे, तब ठेकेदार अपने कर्मचारियों के साथ पेड़ काटने रैनी गांव पहुंच गए। लेकिन गौरा देवी, जो कि रैनी गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी, और उनके साथ की 27 महिलाएं और कुछ बच्चे मिलकर पेड़ों से चिपक गए और उन लोगों को एक भी पेड़ काटने नहीं दिया। कर्मचारियों ने गौरा देवी को बंदूक दिखा के धमकाया भी, लेकिन गौरा देवी ने भी कह दिया, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। उस पूरे दिन महिलाएं पेड़ों से चिपकी रहीं और बाद में जब बाकी गांव वाले भी वापस आ गए तो उन्होंने अलग अलग शिफ्ट में दिन रात पेड़ों की रक्षा करी। पेड़ काटने आए उन कर्मचारियों और गांव वालों के बीच
4 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा, लेकिन सभी कर्मचारियों को लास्ट में खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 26 मार्च 1974 को हुआ ये चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने इस चिपको आंदोलन को उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया और अगले कुछ सालों में ये माहौल हो गया कि उत्तराखंड में कई जगह जब भी ठेकेदार के लोग पेड़ काटने जाते तो लोग इसी तरह से पेड़ों से चिपक जाया करते थे। बाद में चिपको आंदोलन सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और फिर विश्व भर में भी प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए पिछले साल 26 मार्च 2018 को गूगल ने चिपको आंदोलन के 45 साल पूरे होने पर ये डूडल बनाया। तो इस तरह जब सरकारों ने कुछ नहीं किया तो लोगों ने खुद पेड़ों को बचाने की ठानी। ठेकेदारों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस मनमानी के पीछे कारण ये था कि सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं देने का भी एक कारण था। 1969 से 1975 तक 6 सालों में, यानी जिस बीच चिपको आंदोलन की नींव रखी गई और चिपको आंदोलन हुआ, इन सिर्फ 6 सालों में उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री बदले गए और 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की मनमानी चलते रही। ऊपर से 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी और लग गई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हालांकि उन्होंने 1975 से 1977 तक 21 महीनों तक लगातार देश में इमरजेंसी लगाई रखी, लेकिन जब इन्वायरमेंट की बात आती है, जब पर्यावरण की बात आती है, तो उन्हें एक इन्वायरमेंटलिस्ट प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1972 में यूएन में इन्वायरमेंट पे स्पीच दी, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया और उनकी सरकार ने ऐसे कई इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स बनाए जो आज भी इम्पोर्टेंट हैं और आज भी चल रहे हैं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके फॉरेस्ट्री यानी वानिकी को स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब केंद्र सरकार के पास भी वनों से संबंधित अधिकार आ गए, या कह सकते हैं कि दोबारा आ गए। मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि कैसे उन्हें राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। फिर 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी खत्म हो गया। इस बीच 1977 तक चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में फैल गया। फरवरी 1978 में एक वन आंदोलन के कारण पहली बार पूरा उत्तराखंड बंद हुआ। मतलब उस समय उत्तराखंड तो नहीं था, लेकिन पेड़ों के काटने के विरोध में पूरा पर्वतीय क्षेत्र बंद हो गया, ये हम कह सकते हैं। 1977 से 1980 तक देश में जनता पार्टी की सरकार रही। इस बीच साइड से चिपको आंदोलन भी चलते रहा, लेकिन कुछ खास घटनाएं नहीं हुई। फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुए और फिर से प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इसी साल 1980 में ही सुंदरलाल बहुगुणा इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने चिपको आंदोलन के बारे में उनसे बात करी। तब इंदिरा गांधी ने 1980 से अगले 15 सालों तक हिमालयी क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोग के लिए पेड़ काटने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब क्योंकि केंद्र सरकार के पास वनों से संबंधित अधिकार आ चुके थे। इस तरह 1980 में जाकर चिपको आंदोलन सफल हुआ। चिपको आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1987 में चिपको आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने और इस अवार्ड को अल्टरनेटिव नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। बात करें गौरा देवी की, तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है और 1986 में उन्हें उनके महिला मंगल दल की 30 महिलाओं के साथ इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसी के 2 साल बाद 1986 से ये सम्मान शुरू किया गया। गौरा देवी भी पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत बाद तक सक्रिय रहीं, लेकिन उन्हें वो पहचान और वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थीं। 1986 में ही एक और व्यक्ति थे उत्तराखंड के, या कह लीजिए पर्यावरणविद थे उत्तराखंड के, जिन्हें वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया। ये थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इसी साल जनवरी 2019 में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी हमारे बीच नहीं रहे। वो टिहरी के पुजार गांव के रहने वाले थे और यहाँ की सकलाना पट्टी में उन्होंने 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए, यानी एक पूरा बहुत बड़ा जंगल अकेले लगाया। इसीलिए 1986 में उन्हें भी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया और आज हम उन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे चिपको आंदोलन की। 1980 में जाकर चिपको आंदोलन सफल हुआ और इसी से इंस्पायर्ड होकर, इसी से प्रभावित होकर
3 साल बाद सितंबर 1983 में कर्नाटका के सलकानी जंगलों में अपिक्को आंदोलन हुआ। पेड़ों को बचाने के लिए लोग वहाँ भी पेड़ों से चिपक गए, या हम कह सकते हैं कि पेड़ों को गले लगा लिया, क्योंकि कन्नड़ भाषा में, जो कि कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपिक्को मतलब होता है गले लगाना। तो हमने देखा कि 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ काटने पर बैन लगा दिया गया, लेकिन इससे सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों के पेड़ ही बचते। और अब तो केंद्र सरकार के पास भी वनों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार आ गया था। इसीलिए 1980 में ही इंदिरा गांधी सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और वनों के विकास के लिए लाया गया वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये अभी तक के वन अधिनियमों में सबसे असरदार और कठोर कानूनों वाला एक्ट था, और इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना। इस एक्ट के तहत ये नियम बना दिया गया कि फॉरेस्ट एरिया में कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी राज्य सरकार को करनी है तो उसे पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। फॉरेस्ट एरिया से यहाँ पर मतलब है प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, या कुछ भी ऐसी भूमि जहाँ पर वन हो। और नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी से मतलब है ऐसा कोई भी काम जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंचे या उन्हें काटा जाए या वहां की वन संपदा को कोई हानि हो। जैसे वनों के भीतर जो नदियां हैं उनके पत्थर, बालू, बजरी, कंकड़ कुछ भी ले जाना, ये सब नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हैं। और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी ऐसी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी राज्य सरकार नहीं कर सकती। मतलब राज्य सरकारें बिना परमिशन के केवल रिफॉरेस्टेशन कर सकती हैं, सिर्फ वन भूमि में पेड़ लगा सकती हैं। दूसरा, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी जो वनों के संरक्षण और विकास से संबंधित मामलों पर राज्य और केंद्र सरकार को सलाह देगी। इसके अलावा इस एक्ट में कई और कठोर कानून और प्रावधान बनाए गए, जैसे अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी वन संरक्षण का अपना काम ठीक से न करते हुए पाया गया तो उसे भी 15 दिन की जेल हो सकती है। इस एक्ट में एक नियम यह भी कर दिया गया कि किसी भी नेचुरली ग्रोन या हरे भरे पेड़ को आप नहीं काट सकते, फिर चाहे वो आपकी ही प्रॉपर्टी पे क्यों ना हो। कोई भी नेचुरली ग्रोन ट्री को काटने के लिए पहले आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। वैसे वर्तमान में पेड़ों को कई अलग अलग अधिनियमों के तहत अधिकार मिले हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अगर आप कोई भी पेड़ काटते हैं तो इनमें से किसी भी एक्ट के तहत आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने अलग एक्ट्स होते हैं, जैसे मार्च 1981 में यूपी गवर्नमेंट ने भी एक नियम बनाया कि समुद्र तट से 1000 मीटर से ऊपर वाले यूपी के एरिया में आप हरे पेड़ नहीं काट सकते। हालांकि उन्होंने इस कानून में कुछ शर्तों के साथ छूट दी, लेकिन 1000 मीटर सी लेवल से ऊपर का यूपी का अधिकतर हिस्सा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लोगों पर अब ये 4 अलग अलग एक्ट हो गए। एक तरफ इंदिरा गांधी ने यूपी की स्टेट गवर्नमेंट पे व्यावसायिक प्रयोगों के लिए पेड़ काटने पर बैन लगाया, और यूपी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के लोगों पर पेड़ काटने से बैन लगा दिया। कुल मिलाकर प्रेजेंट में ये स्थिति है कि आप कहीं भी कोई हरा भरा या नेचुरली ग्रोन पेड़ काटते हैं बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के, और कोई आपकी शिकायत कर दे तो आपको 10,000 तक का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल हो सकती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बाद अगले साल यानी 1981 में एक और वन संरक्षण अधिनियम संसद से पारित हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बस जो पिछले एक्ट में एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात हुई थी, उसकी संरचना कैसी होगी, उसमें कौन कौन सदस्य होंगे और उनके क्या क्या काम होंगे, ये इसमें डिसाइड किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर 1988 में इस 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ, और इसके तहत नॉन फॉरेस्ट पर्पस या नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में एक और चीज जोड़ी गई। चाय, कॉफी, रबर, ताड़ या जड़ी बूटियां या कोई ऑयल बियरिंग प्लांट्स जिनसे तेल निकलता हो, ऐसे पौधे, उनकी खेती अगर वन भूमि में की जाती है या उसकी वजह से किसी वनों को नुकसान पहुंचता है तो वो भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर माना जाएगा। तो ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और उसके संशोधन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगले साल 1981 में ही वनों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, ये जानने के लिए कि हर साल कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है या घट रहा है, इन शॉर्ट फॉरेस्ट के सर्वे के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय भी बनाया गया देहरादून में।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पहली रिपोर्ट 1987 में द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट नाम से पेश की। उसके बाद हर 1 साल बाद या कह लीजिए हर 2 साल में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इस रिपोर्ट को हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट 2017 की है, जो कि इसकी 15वीं रिपोर्ट है। ये अपनी हर रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों के वनों से संबंधित आंकड़ों और ओवरऑल भारत के वनों के आंकड़ों को रिलीज करते हैं। और इसी की 2017 की 15वीं रिपोर्ट पर मैंने उत्तराखंड के वनों के आंकड़ों पर, फॉरेस्ट डेटा पर ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को भी आप जरूर देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बता रहा था इस फॉरेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में, कि उसका एक एम ये भी था कि कुल क्षेत्र के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। लेकिन 1987 में जब पहली बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, तो उसके अनुसार टोटल फॉरेस्ट कवर था केवल 19.49%। तो इस वजह से भी और 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी को संशोधित करते हुए 1988 में नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ओवरऑल है तीसरी फॉरेस्ट पॉलिसी, लेकिन भारत सरकार की ये दूसरी फॉरेस्ट पॉलिसी है। वनों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ इस बार इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और वन क्षेत्रों का विकास करना जैसे लक्ष्य जोड़े गए। इसके अलावा वही पुराना लक्ष्य आगे भी कंटिन्यू रखा गया कि देश की कुल भूभाग के 33% हिस्से पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। प्लस इस बार एक्स्ट्रा ये जोड़ा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% और शहरी या मैदानी क्षेत्रों में 25% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 1988 की इस फॉरेस्ट पॉलिसी में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे पारिस्थितिकी संतुलन बनाना यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, भूमि का कटाव रोकना, रेगिस्तान के विस्तार को रोकना, वन संरक्षण संबंधित कार्यों में महिलाओं की भूमिका, भागीदारी और सहयोग को बढ़ाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद नवंबर सन 2000 में जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, तो अलग होने के साथ ही उत्तराखंड का अलग वन विभाग भी घोषित हो गया और 1988 की वन नीति नए राज्य उत्तराखंड ने भी अपनाई। हालांकि अगले साल यानी 2001 में उत्तराखंड सरकार ने इस पॉलिसी में कुछ पॉइंट्स जोड़कर कुछ संशोधन करके इसे उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 के रूप में लागू किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भी रखा गया पर्यावरण स्थिरता बनाना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, लेकिन वनों से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना। उत्तराखंड में जो बायोडाइवर्सिटी है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन की और उनके विकास की योजना बनाना, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर जमीनें हैं उन पर अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, नदियों में जमा होने वाले सिल्ट को कम करना, स्थानीय लोगों की वन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब व्यावसायिक लकड़ी और जानवरों के चारे आदि के लिए डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करना, और उत्तराखंड में जो नेचुरल टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनको बढ़ावा देना, उनको डेवलप करना, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। जैसे इसी के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ सालों से ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करती है हर साल, जिससे लोगों को उसके बारे में पता चले, उस ट्रैक के बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएं। तो ये थे उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 के कुछ मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा 2001 में ही 1927 के नेशनल फॉरेस्ट एक्ट में, जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें कुछ संशोधन करके इंडियन फॉरेस्ट उत्तरांचल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के नाम से पारित किया गया, जो कि 2002 से लागू हुआ उत्तराखंड में। इस एक्ट में उत्तराखंड के हिसाब से, एक पर्वतीय राज्य के हिसाब से 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में कुछ बदलाव किए गए और कई नियमों का अर्थ उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अलग से डिफाइन किया गया। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर 2005 में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि वन विभाग के साथ साथ बाकी के जो संबंधित सरकारी विभाग हैं, जैसे ग्राम विकास, कृषि विभाग, नगर विकास, उद्यान विभाग या जलागम विभाग, ये भी हर साल वन विभाग की तरह पेड़ लगाएं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वनों का घनत्व बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट डेंसिटी बढ़ाई जाए और स्थानीय लोगों, ग्रामीण लोगों के लिए ईंधन की लकड़ी, चारे और इमारती लकड़ी के लिए कुछ सेलेक्ट करके निश्चित प्रकार के पेड़ लगाए जाएं जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हों। तो ये थी उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिलेटेड पॉलिसीज। अब हम वापस से नेशनल लेवल पर आते हैं।
2006 में एक वन अधिकार कानून लाया गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। वैसे इसका ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे जो वनों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं उन्हें सरकारी वनों पर, सरकारी भूमि पर कुछ अधिकार वापस दिए गए जो कि उनसे ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही छीन लिए गए थे, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था। तो ये थे सभी मेन पॉलिसीज और एक्ट्स। अभी प्रेजेंट में जो फॉरेस्ट पॉलिसी लागू है वो 1988 की ही है। इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक 33% फॉरेस्ट कवर पाना अभी बाकी है। 2017 की ISFR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 21.54% फॉरेस्ट कवर है। बाकी फॉरेस्ट एक्ट भी 1927 वाला अभी कई संशोधनों के साथ चल रहा है। हाँ, 2017 में इसमें एक इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है जो कि एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके तहत बैम्बू यानी बांस को पेड़ की कैटेगरी से निकालकर घास के अंतर्गत रख दिया गया है। मतलब फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत आप कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हैं, लेकिन बांस को पेड़ से घास मान लिया गया है तो आप उसे काट सकते हैं और उस पर से इंटर स्टेट ड्यूटी चार्ज भी हटा दिया गया है। मतलब आप बांस को एक राज्य से दूसरे राज्य बिना ड्यूटी दिए ले जा सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि बैम्बू से रिलेटेड जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा मिल सके। तो ये 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में काफी इंपॉर्टेंट संशोधन है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। तो इस सीरीज में हमने ये 3 वीडियोस बनाई जिसमें हमने कुछ मेन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट्स और पॉलिसीज की बात करी। अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये फॉरेस्ट सीरीज पसंद आई तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस पेटीएम नंबर और UPI ID या QR कोड के थ्रू डोनेट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।